हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे द क्यूबन रेवोल्यूशन। क्यूबन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1953 में और एंड हुआ 1959 में। ये एक आर्म्ड रेवोल्यूशन था अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइडल कैस्ट्रो, जो कि अगेंस्ट में था क्यूबन प्रेसिडेंट फुलजेंसियो बतिस्टा। सो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट फुलजेंसियो बतिस्टा, तो इनका रूल जो था क्यूबा में एक डिक्टेटर की तरह था, और फाइडन कैस्ट्रो जो हैं वो एक लीडर की तरह उभर के आते हैं, जो कि एक आम चीफ हैं क्यूबा में। तो इस रेवोल्यूशन के थ्रू जो ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ फुलजेंसियो बतिस्टा, उसको उखाड़ फेंका जाता है और एक अदर गवर्नमेंट की, नई गवर्नमेंट की शुरुआत करी जाती है। तो ये रेवोल्यूशन बाद में मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की शुरुआत होती है इन अक्टूबर 1956। तो ये रेवोल्यूशन का एक अपना रोल है जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। सो नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे रेवोल्यूशन, वो है हंगारियन रेवोल्यूशन। हंगारियन रेवोल्यूशन 1956 में शुरू हुई, और ये इसको हम हंगारियन अपराइजिंग भी बोलते हैं। और ये हंगरी में नेशन वाइड शुरू हुआ। ये अगेंस्ट था गवर्नमेंट ऑफ हंगरी, जो कि वहाँ के जो हंगरी के जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, एक प्रोटेस्ट के थ्रू ये रेवोल्यूशन में तब्दील हुआ। और ये था सोवियत यूएसएसआर के अगेंस्ट, जो कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ था, जो कि यूएसएसआर के द्वारा इम्पोज करी जाती थी हंगरी में। तो अगर मैं बात करूं इसके बैकग्राउंड की, तो अक्टूबर 1956 में thousands of people, they started protest against the government demanding a more political and freedom from सोवियत यूनियन। तो इसमें एक पर्सन है इमरे नेजी। इमरे नेजी को अपॉइंट किया जाता है एज ए इंटरमीडिएटर, और न्यू प्रीमियर अपॉइंट किया जाता है एज ए न्यू प्रीमियर। एंड ये एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करते हैं और ट्राई करते हैं टू मेंटेन पीस। ही आल्सो आस्क्ड सोवियत यूनियन टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम हंगरी। एंड रशिया जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही करता है, बट व्हेन रशिया विड्रॉ हिज आर्मी, अपनी आर्मी को जब वो विड्रॉ कर लेते हैं, व्हेन रशिया विड्रॉ देयर आर्मी फ्रॉम हंगरी, तो ये जो इमरे नेजी हैं, तो इमरे नेजी ट्राई टू push forward this revolt by abolishing one party rule. And then this person also announced to withdraw वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट एक सोवियत यूनियन का एक एलाई ग्रुप था, जो इक्वलेंट टू, अगर देखा जाए तो नाटो आज की डेट में जैसा काम करता है, वैसे ही कुछ कंट्री के बीच में एक वॉर्सो पैक्ट था। सो हंगरी ने इसको विड्रॉ करने के लिए बात की। इमरे नेजी जो हैं, उन्होंने वॉर्सो पैक्ट को विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट करी 4 नवंबर को। 4 नवंबर 1956 को रशियन टैंक्स बुडापेस्ट में, जो कि कैपिटल है हंगरी की, वहां पे इस पूरे रिवोल्ट को क्रश कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो मूवमेंट है ये फेल्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट रेवोल्यूशन है ईरानियन रेवोल्यूशन। सो ईरानियन रेवोल्यूशन जो है वो हुआ टू रिमूव द मोनार्की के रूल को विड्रॉ करने के लिए ये
हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना करी गई आफ्टर दिस ईरानियन रेवोल्यूशन। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इसका बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर वन से हम बात कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए ईरान में। अब इन ऑयल रिजर्व्स को आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन कंट्रोल किया गया ब्रिटेन के द्वारा। फुल फ्लेजली दीज ऑयल रिजर्व्स वर कंट्रोल्ड और मेंटेन्ड बाय ब्रिटेन, और इसका शेयर होल्डर जो बनना चाहता था वो यूएसएसआर भी बनना चाहता था, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन दीज वर जस्ट मेंटेन्ड और कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यहाँ पे सबसे पहले एक वंश की स्थापना करता है, डायनेस्टी की स्थापना करता है, और वहां पे एक किंग को, जहां पे ईरान में किंग को शाह बोला जाता है, तो शाह को अपॉइंट किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। तो जो डायनेस्टी शुरू होती है वो है पहलावी डायनेस्टी, और जो शाह बनाए जाते हैं ब्रिटेन के द्वारा वो है रेजा खान। तो रेजा खान जो है वो एक सेकुलर वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट चलाते हैं, बट डिक्टेटरशिप भी इनकी काफी ज्यादा होती है ईरान में। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रेजा खान का झुकाव जो होता है टूवर्ड यूएसएसआर हो जाता है। हालांकि यूएसएसआर और ब्रिटेन विश्व युद्ध सेकंड में दोनों एक ही ग्रुप में हैं, पर ब्रिटेन को ईरान का, रजा खान का ये इंक्लेशन पसंद नहीं आता है, तो वो रजा खान को शाह के पद से हटा देते हैं और उनकी जगह उनके बेटे को, सन ऑफ रजा खान, जिनका नाम है मोहम्मद रजा, उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए शाह बाय ब्रिटेन। और इनका जो रूल रहता है वो रहता है 1941 से 79 तक। तो मोहम्मद रजा शाह जो हैं वो एक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं, ईरान में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं, और ये वुमेन्स को राइट देने की बात करते हैं, वुमेन को एजुकेशन देने की बात करते हैं। तो ये सोसाइटी में कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। और अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो इनके रिफॉर्म्स में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, ऑयल इंडस्ट्री डेवलप हुई, और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में यूएसए के साथ रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव किए। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो सोशल रिफॉर्म्स जो ईरान में हो रहे थे, तो वहाँ के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो पूरे ईरान में फैल रहा है और पूरे ईरान को कंट्रोल कर रहा है। वेस्टर्नाइजेशन जैसे मॉडर्न एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस हो रही है और कल्चर जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ईरान में, सो ईरान के जो ये शाह हैं ये एज ए पपेट काम कर रहे हैं यूएसए के। तो मैं अगर बात करूं जो ये मोहम्मद रिजा जो शाह जो हैं, इनके खिलाफ काफी करप्शन के चार्जेस भी लगे कि एक तरफ से ईरान इतना ग्रोथ कर रहा है बट ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
तो लोग ज्यादा शाह से खुश नहीं थे। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे, जैसे वुमेन को राइट्स देना, वुमेन्स को एजुकेशन देना, वुमेन्स को वोटिंग राइट देना, तो ये एक पर्सन है खोमेनी। खोमेनी तो खोमेनी एक रिलीजियस पर्सन है ईरान में, जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ईरान की पॉलिसी को, पॉलिटिक्स को। तो इनको जो शाह की पॉलिसीज हैं वो पसंद नहीं आती हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस करे जाते हैं, स्पेशली वुमेन्स को राइट दिए जाते हैं, तो ये खोमेनी को पसंद नहीं आते हैं। और जैसे ही शाह जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि लोग भी अब शाह की पॉलिसीज को, शाह के डिसीजन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो 1978 में शाह जो हैं वो यूएसए जाते हैं अपना हेल्थ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और वैसे ही खोमेनी रिटर्न होते हैं फ्रांस से। सो खोमेनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ईरान के लोगों के द्वारा, और वो चाहते हैं कि खोमेनी नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने ईरान के। सो खोमेनी आते ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और वो आते ही बहुत ज़्यादा चेंजेस करने स्टार्ट कर देते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में, और उन लोगों को चेंज करते हैं जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं। तो ये तख्ता पलट जो हुआ शाह से, एक इस्लामिक, अगर मैं बोलूं इस्लामिक रिपब्लिक में, उसको बोला गया ईरानियन रेवोल्यूशन। तो ईरानियन रेवोल्यूशन के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं उनको नेशनलाइज करने की बात बोली गई, कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये ईरान के खुद के हैं और किसी भी कंट्री का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऑयल रिजर्व्स जो हैं उनको भी नेशनलाइज करने की बात करी गई। हालांकि ये स्टेप्स जो हैं वो शाह के द्वारा भी उठाए गए, बट उसमें शाह जो हैं प्रीवियस वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। सो नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है चाइना, चाइनाज कल्चर रेवोल्यूशन। चाइनाज कल्चर रेवोल्यूशन, तो ये जो रेवोल्यूशन है इसमें कम्युनिज्म जो है वो लाया जाता है कंट्री में बाय रिमूविंग कैपिटलिस्ट ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एलिमेंट्स इन चाइना। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, चाइनाज कल्चर रेवोल्यूशन 1966 के बैकग्राउंड की बात करी जाए, सो इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 1966 से 76 तक। और इसमें जो लीडर अपना सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। सो माओ जेडोंग को डर होता है, माओ जेडोंग वाज फेयरिंग दैट चाइना की जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसी लाइन पे हो रही है जिस लाइन पे सोवियत यूनियन मॉडल है, रशियन मॉडल है। और उनको कंसर्न रहता है कि अगर रशिया भी उसी मॉडल से डेवलप, चाइना भी उसी मॉडल से डेवलप करेगा जिस मॉडल में चाइना रशिया डेवलप हुआ है, तो ये चाइना के लिए सही नहीं है। और रशिया का जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, और चाइना को भी वो सेम पाथ यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे रशियन मॉडल में यूज़ हुआ है। सो माओ जेडोंग fearing that China would along the line of Soviet model, and he is also concerned about his own place in history. So he started
changing. He started a revolution. He encouraged the youth that जो भी प्रीवियसली डिसीजन लिए गए हैं चाइना में वो चाइना के हित में नहीं है, और चाइना में जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है और जो कल्चरल एलिमेंट हैं वो चाइना की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा है। तो इन सभी एलिमेंट्स को दूर किया जाना चाहिए और एक बड़े लेवल पे 10-12 साल तक एक रेवोल्यूशन होती है जिसको बोला जाता है चाइनाज कल्चर रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन माओ जेडोंग की डेथ के बाद भी शुरू रहती है। हमने वर्ल्ड रेवोल्यूशन में जितने भी रेवोल्यूशंस आते हैं उनको हमने कवर किया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।